नमस्ते दोस्तों, ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज है जिसके अंदर हम 133 सभी पेपरों के सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो इससे पहले 5 पेपर आपको करवाए जा चुके हैं। ये पेपर छठा है जो 30 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम इसके सभी 30 के 30 सवालों को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 4। तो ये सभी सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस की कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेकंड टाइम मैनेजमेंट हो गया। इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आप कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। मॉक टेस्ट की टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पर 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत आप लगा सकते हो। वो भी जो एग्जाम में आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है आपको। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है? 3560। और अधिकारियों का दे रखा है 5400 और गैर अधिकारियों को दे रखा है 2600 और अधिकारियों की संख्या है 12। तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो औसत दे रखा है आपको सभी का 3560 और अधिकारियों का है 5400 और गैर अधिकारियों का जो है वो है 2600। तो यहाँ कितना डिफरेंस आता है हम निकालते हैं। घटाने पर 0 4 और ये 6 और 1 8, ये 1840 आ जाएगा। और इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना आता है? 0 6, यहाँ आ जाएगा 9, बस ये 960 आता है। जब यहाँ लोग थे 12 और यहाँ पूछा है कितने, ये दोनों बराबर होंगे। यानी मैंने क्या किया, ये टोटल का औसत था, ये अधिकारियों का और ये गैर अधिकारियों का। तो जो यहाँ ज़्यादा है जो भी इससे औसत से, वो सारे के सारे इनके साथ जुड़कर ये बराबर कर दिया। यही तो हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ कितना ज़्यादा इनका डिफरेंस निकाला हमने 1840 एक का तो 12 का, तो टोटल वो आ गया। और वो यहाँ इक्वल कर रहा है, यानी इनको बढ़ा रहा है उतना ही। तो बस अब 12 से ये गया 8, 0 80 आ गया। 0 से 0 कट गई। और इस 8 से ये कितनी बार, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल दे रखा है एक सरल करने वाला। तो आप इसको स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, ये आपको लास्ट में करना है, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हैं, तो उससे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो फिर भी करेंगे कैसे? तो हम आते हैं 12.25 ऐसा का ऐसा रहेगा। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये सॉल्व होगा, 8 से 56 कटेगा, यानी ऑफ मैं लिख देता हूँ। ऑफ हटाएंगे तो इंटू आएगा और यहाँ लिखेंगे 56, बाकी बचा 9 और पूरी संख्या है। इधर देखा जाए तो ये ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो भाग में गया 25 भाग 5 इंटू 10.25, ये आ गया, प्लस 10/9। ऑफ को लिखा इंटू, इनको घटाया 10, 10 से 35 और ये 10 आया। 10 में 2 5 35 और 8, 35 में से 8 घटाते हैं 27, 27/10 ये आ गया। और माइनस कितना है? 2। बस अब
काटना स्टार्ट करो। 8 से 56 को काटा, 7 बार गया। 9 से 27 को काटा, 3 बार गया। 10 से 10 कट गए। इस 5 से 25 5 बार कट गया। और तो ऊपर बचा 12.25 प्लस 49 माइनस 9। नीचे कितना बचा? 5 को इससे किया तो 125 दो के बाद पॉइंट था, प्लस 3 माइनस 2 40 52.25। नीचे 3 और 2 को घटाया तो 1 बच गया, और 1 को इसमें जोड़ा तो 52.25। 52.25 से 25 कटा तो 1 आ गया। ये हमारा ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब के कितने कदम रखता है? 700 कदमों में पूरा करता है, यानी तालाब का जो चक्कर है वो 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो दिया गया है वो क्या है कि वो तालाब के चारों मेर घूम रहा है, तो इसका मतलब ये परिधि है 2πr, ये दिया गया है। और एक कदम में वो 44 चलता है, तो 700 कदमों में कितना चलेगा? 44 इंटू 700। अब इसको ओपन कर लेते हैं। पाई का मान रख दिया 22/7, और आर 44 इंटू 700, ये हो गया। तो 2 और 22 दोनों के दोनों 44 से कट गए, बचा क्या? और आर का मान आ चुका है 4900, ये आ चुका है। और ये किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर आया है। अब आगे जो सवाल चल रहा है वो मीटर में है, तो हम आर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 से भाग दिया जाएगा, 49 मीटर, ये हो गया मीटर के अंदर। अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 49 इंटू 49। 7 से 49 गया 7 बार, तो अब सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 नीम 63, 3 हासिल, 6 हासिल, और 7 चौक 28, 28 और 6, 28 और 6 34। अब वो है अपने पास, इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो 22 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप आता है 6 8 6। अब बचा 11 से, तो 11 से किया तो 6 4 और 5, और ये आ गया। तो यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रम से 10% और 8% बढ़ा दिया जाए, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करना है आपको कि इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, ये नहीं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। तो ये कंबाइंड दर निकालने का या इफेक्टिव दर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमें दे रखा है 10 8, और यहाँ हो जाएगा ये 8 10 80 बट्टे 100। यहाँ एक जीरो से जीरो कट जाएगी, यहाँ आ चुका है
18 और यहाँ आ गया 0.8, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। सवाल नंबर 14, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री दे रखा है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसके अंदर 90 डिग्री को कोण ए बनाएंगे। तो ये जो ए है ये कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। अब वो कह रहा है कि ए बी, तो इसको हम बी मार्क कर देते हैं, और ए सी, इसको सी, तो ए सी तो है 8 और ए बी है 6, ऐसा कुछ है। यदि ए डी बी सी पर लंब है और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, ये लंब है बी सी पर, तो ए डी के बराबर है। तो सबसे पहले तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। यदि इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 6 8 10। तो ये ट्रिपलेट भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो ये भुजा आ गई 10। अब ये कोण थीटा है मान लिया, तो एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज को हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप कर कर ये AD निकाल लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा 8 है और 90 के सामने वाली भुजा 10 है। हमने किया थीटा के सामने वाली भुजा ऊपर और 90 के सामने वाली भुजा नीचे बड़े वाले में। इसी प्रकार छोटे वाले में करेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, AD, क्योंकि मुझे ये निकालनी थी इसलिए मैंने थीटा इसे लिया है इसके। और इसी प्रकार 90 के सामने वाली इस त्रिभुज में कौन सी है भुजा, ये है 6, तो नीचे 6 आ गया। तो AD कितना आ गया, AD आ चुका है 8 × 6/10 और ये आता है 48/10 और इसको हम लिख सकते हैं 4.8। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस सवाल में a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यदि प्लस वाला पूछा जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस वाला पूछा जाएगा तो यहाँ पहले ब्रैकेट में सेम उतार देंगे, यानी माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो अब हमें, हमारे पास a प्लस बी का मान है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, ab का मान नहीं है, तो ab का मान हमें निकालना पड़ेगा। हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो a प्लस बी का मान 10 है तो ये हो जाएगा 100। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 है, साथ में लिख देंगे 2ab। 100 में से ये 68 इधर आकर घटाया जाएगा तो 32 बचेगा बराबर 2ab। तो ab बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बस अब हमें इस फॉर्मूले में मान रखना है। ab का मान है 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 68 और यहाँ है माइनस, और ab का मान कितना है 16। तो 68 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और ये 5 इंटू यहाँ है 10, तो 520। ऑप्शन नंबर 1। इसमें सबसे पहले ऑफ और ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। 25
प्लस ऑफ को हटाएंगे तो बीच में इंटू का निशान आ जाएगा, 3 8 24 माइनस 4 अपॉन 27, और यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो आया 4। अब इनको किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो ऊपर तो बच गया 4, इसमें से 20 45 आ जाएगा, और नीचे की बात करते हैं तो इसमें से 12 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये आया आंसर 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया गया। सवाल नंबर 25, इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये सेम उसी प्रकार से नहीं होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान अब 1 रख दो। तो हम यहाँ इस पूरे का मान 1 नहीं रख सकते हैं, ओके, क्योंकि इसका मान 1 नहीं होता है, इसका मान कुछ और आता है इसको सॉल्व करने पर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कोस थीटा की पावर 6 का मान 1 नहीं होता है, इसका मान और कुछ होता है। इसका मान होता है वो मैं आपको बताता हूँ, यदि आगे आपको ध्यान रहेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका मान। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यदि हम इसको बेसिक मेथड से करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इनमें से एक को 0 बना दे और यहाँ पर भी 0 बना दे, कुछ मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू साइन या कोस के रूप में नहीं है, तो हम यहाँ मान रख सकते हैं। तो या तो इस कोस को 0 बना दो या साइन को 0 बना दो, हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो जैसे मैं कोस 0 कब होता है, कोस में 0 होता है 90 पे, तो थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं हम, तो क्या आएगा 2, साइन 90 होता है 1, तो 1 की पावर 6 1 आ जाएगा, और कोस 90 0, यह आ जाएगा -3, इसी प्रकार ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। 2 माइनस 3 बराबर -1, ये आ चुका। त्रिभुज एबीसी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है। यदि AC बराबर 8 तो AB ज्ञात करना है। अब क्या दे रखा है आपको, एक त्रिभुज दे रखा है, तो इसको हमने C बना लिया, इसको A बना देते हैं और इसको B बना देते हैं। अब वो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा AC दे रखी है 8, तो ये भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा और ये वाली भुजा, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती दूसरी भुजा के जब समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तो ये 8 तो ये भी 8। अब क्या कहा है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है ये और समकोण भी है, तो ये कोण 45 का होगा और ऊपर वाला भी 45 का होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो किस अनुपात में होता है, ये 1 तो ये भी 1 और ये √2। तो आपको ये भी पूछी है, AC दे रखी है, तो 1 का मान कितना दिया है 8, तो √2 का मान कितना होगा 8√2। कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुरंत मान आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। इस सवाल में क्या दे रखा है, देखो इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप, इनमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग और उनके बीच का अंतर से 5 गुना है। कहा है कि x + y है जो 5 गुना किसका है, इनके अंतर का। तो
दो संख्याओं का योग, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर क्या बचा 5, और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लिया 1। ये रेशियो के अंदर है। अब देखो, यदि आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई दिए हो तो x y का मान निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप क्या करोगे, x प्लस वाई का मान हमने मान लिया हमारे पास 5 आया है अनुपात के अंदर, x माइनस वाई का मान 1 आया है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। वापस सुनिए, ऊपर वाला और नीचे वाला जो अंतर और योग है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, और दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। बस 5 और 1 6, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, तो x का मान आ गया आपके पास 3, और y का निकालना है तो दोनों को घटाया, 5 माइनस 1 4, और 4 को आधा किया 2। बस इतना आसानी से, नहीं तो हमें इधर से इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और सॉल्व वगैरह करने पड़ते हैं, एक का मान रखना पड़ता है। तो सबसे इजी तरीका यही है। अब आपको क्या दिया है, छोटी संख्या 24, तो हमारे पास अनुपात में छोटी संख्या क्या है, y बराबर 2, तो 2 का मान कितना दिया है 24, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 का मान 24 तो 1 का मान आ गया 12, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 36। इस सवाल में क्या है कि हमको सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर। तो सबसे अंदर क्या है 11 माइनस 12, ये तो सबसे पहले भाग किया, इसको 4 आए और 4 में से 11 घटाए तो 7 आ गए, तो यहाँ हमारे पास बचे हैं 7। अब 7 के बाद में आगे क्या बचा, ये सबसे पहले भाग है और यहाँ ऑफ है तो यहाँ पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो ये तो -7 आ गया है। अब इनको किया तो यहाँ 12 आ जाएंगे, फिर भाग 84, ये आ गया, ये एक ब्रैकेट में बंद है। तो 12 7 84 और 7 7 से गया तो ये ब्रैकेट का वैल्यू तो 0 आ गया। अब इसके बाहर क्या बचा है, 135 बचा है, और इस ब्रैकेट के बाहर -245 बचा है। ओके, तो बस ये तो 0 है। अब हमारे पास दो ही चीज़ें बची है, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो 205 में से 5 गया 0, और 4 में से 3 गया 1, और ये 1। बस, तो देखो कितना कम टाइम लगा इस अप्रोच से यदि आप करोगे, नहीं तो बाकी अप्रोच यदि हम लिखने बैठेंगे तो उससे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब अगला सवाल है हमारे पास 33। इसमें क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दे रखा है और क्यूब का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो सबसे पहले x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। यदि दे रखा है k, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, यदि ये k दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, k स्क्वायर -2। यदि यहाँ माइनस दे रखा है x माइनस 1/x बराबर k दे रखा है, तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना है, x प्लस 1/x बराबर यदि k दे रखा है तो क्यूब का मान क्या होगा, तो k क्यूब -3k।
बस ये 3 फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए और इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा भी होता है। तो सबसे पहले तो आप इन्हीं को याद कर लो, उसके बाद में आप आगे बढ़ना। अब देखिए हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो हम क्या करेंगे कि क्यूब का मान निकालना है हमको, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जो ये पहला वाला फॉर्मूला है इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये दे रखा है और ये वाला निकालना पड़ेगा, ये दे रखा है। तो यहाँ 194, यहाँ यदि घटाया है तो उल्टा होगा, तो क्या होगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ दे रखा है 194, तो इसमें 2 जोड़ा कितना हो गया? 196। और 196 का वर्गमूल लोगे तो आपको कितना आएगा? 14 आ जाएगा तरीके से। अब वापस से स्क्वायर बन गया, ये वैल्यू तो आ गई है स्क्वायर की, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इससे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वापस से यही करना पड़ेगा। अब आया 14, 14 में 2 जोड़ दिया 16, और 16 का इसका अंडरूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका अंडरूट लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। अब क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान तो आपके पास 4 आ गया है। तो ये जो तीसरा फॉर्मूला है इसमें रख दो। 4 का क्यूब किया 64 माइनस 3k, यानी 3 इंटू 4 12, घटाने पर कितना आएगा? 52। ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले बस इसमें ये 3 फॉर्मूले यदि आपको याद है तो बस आपका ये सवाल आसानी से हो जाएगा। फिर तो आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं है। मैंने लिखी है 1 लाइन, 2 लाइन और 3 4, बस 4 लाइन में सवाल ख़त्म। सवाल नंबर 35। और एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है, और वह 50 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल बतानी है। तो यहाँ दूरी तो चाहे ना भी देते तो कोई ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि यदि दोनों समय जब 75 से चला और 50 से चला तो दूरी यदि सेम है, दोनों टाइम यदि दूरी सेम है, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ 2 एक्स का मान 75 लिखेंगे और y का मान 50 लिखेंगे बटे 75 इंटू 50, 75 प्लस 50, ये प्लस है। तो अब ऊपर तो आ गया 2 इंटू 75 इंटू 50, और नीचे कितना बचा? दोनों को जोड़ने पर 125। तो ये 25 से जाएगा 3 बार और ये 25 से जाएगा 5 बार, और 5 से ये 50 कट जाएगा 10 बार, तो ये 6 60। बस खेल खत्म। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 38। 38 में क्या है? ए और बी एक काम को करते हैं 20 दिन में, बी सी करते हैं 30 दिन में, और ए कार्य को पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, यानी ए 2 बनाता है तो सी 1 बनाएगा। तो बी का काम याद करना है, कितने दिनों में काम खत्म कर दिया। तो ए प्लस बी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाएगा 60। ये टोटल काम हो जाता है। इसको भाग दिया, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो
ए प्लस बी मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम और बी प्लस सी एक दिन में मिलकर करते हैं 2 काम। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि ए 2 काम करेगा तो सी 1 काम, ए डबल करेगा ना। यदि ए 4 काम करेगा तो सी 2 काम। तो यदि हम इनका एक दिन का काम घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि बी से तो बी कट जाएगा। तो ए माइनस सी एक दिन का काम, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इनका डिफरेंस कब 1 आ सकता है कि आधा काम, कि आधा ए का यानी ए करता है डबल और ये करता है उससे आधा, तो आधा घटाएंगे तो आधा बच जाएगा। यानी आधा हमारे पास बचा है, इतना ही काम सी ने किया है और इसका डबल काम ए कर रहा है। इसका मतलब सी एक दिन में 1 बना रहा है और ए बना रहा है एक दिन में 2। तो यहाँ हमें 3 दिख रहा है ए प्लस, तो ए बनाता है एक दिन में 2। तो यहाँ हम 2 हटा देंगे, कितना बचेगा, ए 1। तो बी बना रहा है, इसका मतलब एक दिन में 1 और सी भी एक दिन में 1 बना रहा है। अब बस हमें क्या पूछा है कि बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है, 60 चीज़ें बनानी है और बी एक दिन में 1 बनाता है, तो कितने दिनों में बनाएगा, 60 चीज़ें बनानी है, एक दिन में 1 चीज़ बनाता है तो वो 60 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 60,065 से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। तो 600,065 और अब हम क्या कितन कितन अब पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं, 2 का 2 का और यहाँ बचा सिंगल। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें किस स्क्वायर का भाग जा रहा है, जैसे 4 जा रहा है तो किसका है, 2 का, तो 2 बार गया, यहाँ डाल दिया 4, तो कितना बचा, 2 बच गया, 0 0। अब क्या करेंगे, इस 2 में ये 2 जोड़ेंगे, ये नीचे आ जाएगा दोनों जोड़ के 4। अब ये जो 200 है इसमें क्या लिखें जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसमें भाग चला जाए। तो जैसे यदि मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ और 1 से किया 4, 4 16, 4 5 20, तो इसको मेरे को 1 से ही करना पड़ेगा, 1 से नहीं 4 से करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 आई हांसल, 4 16 और 176, 176 ये आ गया है। यहाँ कितना बचा, 4, यहाँ 2, तो ये हमारे पास इतना बच गया। अब पीछे 65 बचा था उसको नीचे उतार लेते हैं, ये दोनों जुड़कर हो गए 48। कितनी बार गया था भाग, 4 बार गया था। अब इसमें देना है तो किससे दें, तो इससे कम जो भी संख्या हो, जैसे यदि मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5 5 चौक 20 चला जाएगा। 6 से लिखता हूँ, 6 चौक 24, 24 भी चला जाएगा, मगर ये पीछे है जो कुछ ज़्यादा आएगा क्योंकि 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से लिखते हैं। 5 5 25,
5 5 25 का आया 5, 2 आई हासिल, 40 और 2 42 का 2, 4 20 और 2 22, कितना आ गया? घटाने पर कितना बचा? 0, 4, 4 और यहाँ कितना आया था? 4 आया था, तो 4 था यहाँ पे, यहाँ हो गया 0, तो ये बच गए हमारे पास 40। तो यही हमारा है आंसर। तो बेसिक मेथड तो ये है कि हम इसके सबसे पहले भाग विधि से दो दो के जोड़े बना लेते हैं, पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। पीछे से ये 1 2 और लास्ट में जितना भी बचे, चाहे 1 बचा तो 1, 2 बचे तो 2, फिर हम उसको इस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। और यदि वो कहे कि घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो लास्ट वाली जो चीज़ है उससे इससे कम ही हमको रखना पड़ेगा ये। और यदि जोड़ने पर बने तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या को हम यहाँ नीचे लिखेंगे और उससे घटाएंगे। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं, मगर इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सवाल आपको लास्ट में करना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ कुछ चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि पीछे यदि 5 आता है, सबसे पहले हमको सबको घटाना पड़ेगा इसमें से, चारों ऑप्शन को ऑप्शन से कर रहे हैं हम। 6 0 0 3 5, दूसरा ऑप्शन घटाते हैं 6 0 0 2 5, तीसरा ऑप्शन घटाते हैं 6 0 0 4 5, चौथा ऑप्शन घटाते हैं 6 0 0, ये पूरा 0 चला गया और ये बच जाएगा 3, इस प्रकार से। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि चौथा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये पूर्ण वर्ग होता तो यदि पीछे 2 जीरो आनी चाहिए, क्योंकि 2 जीरो से 1 जीरो बनता है। जैसे कि 100 है तो वो किससे बना है? 10 इंटू 10, यानी 2 जीरो से 2 जीरो दिखेगी आपको उसमें, यानी 10 का वर्ग क्या होगा? 2 जीरो। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, कट हो गया। अब बाकी बचे ये, तो जिस भी ऑप्शन में पीछे 5 आता है उसके वर्ग में हमेशा पीछे 25 आता है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। मगर यदि ये ट्रिक नहीं बैठे, ट्रिक नहीं है ये, यानी आपको दिमाग में ये आइडिया नहीं आए, तो मैंने एक बेसिक मेथड भी आपको सबसे पहले उसी को डिस्कस किया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरीके से मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत 500 रुपये पड़ती है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। ये मेरा 80 और ये 108, तो 80 की वैल्यू 500 दे रखी है, 80 की वैल्यू, और 108 की वैल्यू आपसे पूछिए। 0 से 0 कट गई, 2 4 से 2 बार कट गया, यहाँ 4 दूनी 8, 4 7 28, और 2 से ये 25 बार गया, और ये आ जाता है 176 और 1 माइनस। बस कर दिया। इतना सा टाइम लगता है इसको, मगर अब मैंने किया कैसे, ये मैन तो वो है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे किया इसको। तो सबसे पहले मुझे वापस से इसे मिटाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक तो होता है मूलधन और एक होता है अंकित मूल्य या लागत मूल्य। तो मूलधन
या लागत मूल्य की बात करें तो वो क्या होगा, और दूसरा है अंकित मूल्य। मूलधन आप 100 माइनस क्या है, आपको जो छूट दी हुई है वो लिखोगे, परसेंटेज में जो छूट दी हुई है। इसी प्रकार अंकित मूल्य क्या लिखोगे, 100 प्लस वो लिखोगे जो आपको लाभ दिया गया है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज लिखोगे। बस, तो हमारा यहाँ घटाने पर छूट कितनी है, 20, तो 80 आ गया, और यहाँ 8 जोड़ा तो 108 आ गया। अब उसने लागत मूल्य यही तो कहा है कि 80 की वैल्यू कितनी है, 500, तो मैंने 500 को कहा कि 500 किसकी वैल्यू है, 80 की, तो 108 की वैल्यू कितनी होगी। बस आपका ऑप्शन आ जाएगा 675। इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 46, और इसमें दिया गया है यदि x अनुपात y इतना इतना है तो इसका मान निकालिए। तो देखो क्या करेंगे कि ये हो गया 9x प्लस 4y, और ये हो गया 18x प्लस 3y। अब मैं क्या करूँगा, इस y को नीचे ले आऊँगा, तो किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ केवल 4 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ x प्लस वाई, और यह आ जाएगा 3। अब बस इनका मान रख दो। मान क्या है, दे रखा है आपको, ये 9 आ गया इंटू 4/9 प्लस 4। इसी प्रकार 18 इंटू 4/9 प्लस 3। अब ये 9 से 9 कट गया, और यहाँ 9 से 18 दो बार कट गया, तो यहाँ बचा 4 और 4 8 आ गया है, और नीचे बचा है 2 को 4 से किया तो 8, 8 और 3 11। तो ऑप्शन नंबर 8 11, यही तो अपना अनुपात आ रहा है, 8:11। 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये से विभाज्य हो सके, यानी इन सभी से डिवाइड होने वाली संख्या जो कि 500 से जस्ट छोटी है। तो इन तीनों का सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखो, एक तो 6 है हमारे पास, एक 14 है और एक 28 है, तो इसके टुकड़े करते हैं तो कितने आते हैं, 2 और 3। इसके टुकड़े करते हैं तो 2 और 7। इसके टुकड़े करते हैं तो 2 की पावर 2 और एक 7। तो अब इनमें से सभी संख्याओं के लेंगे, और जिनकी पावर सबसे ज़्यादा है उनको, जैसे सबसे पहले 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें, तो 2 की पावर 2 को ले लिया। 3 सबसे ज़्यादा एक बार ही है तो ले लो 3। 7 एक बार ही है सब में, यानी कि पावर एक ही है उसकी। बस ये इनका एलसीएम आ गया। टोटल कितना आया, ये 4 4 3 12 और 12 7 84, ये एलसीएम आ गया। यानी कि उस संख्या में 84 तो होगा ही होगा, और साथ में और कुछ हो सकता है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये कुछ होगा। तो देखो, वो 84 की मल्टीपल होगी, जैसे 12 6 का मल्टीपल होता है, 18 का भी 6 का मल्टीपल है, 24 भी 6 का मल्टीपल है। इसी प्रकार ये संख्या भी जो होगी वो 84 की मल्टीपल होगी। तो 500 से जस्ट छोटी तो 84 है, इसको 8 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 5 से नीचे रहना चाहिए। तो जैसे 4 4 8 32, आगे बढ़ो, 5 से किया तो 40, आगे चलते हैं, 6 से किया 48, हाँ ये हो सकता है काफ़ी, 7 से तो ऊपर चला जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से किया, 6 चौक 24 का 4, 2 आई हासिल, 6 8 48, 48 और 2 50, तो ये भी ऊपर चला गया। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 2 यहाँ से 5 8 40 और 2 42, तो ये आंसर आ गया
500 से जस्ट छोटी यही होगी, बाकी इसमें 84 जोड़ेंगे तो अब की और 504 आएगा जो इससे बड़ी है। तो बस यही ऑप्शन हो गया। अब दे रखा है 52। वैसे तो आपको सबसे पहले ये सवाल स्टार्टिंग में नहीं करना है, सबसे लास्ट में करना है जब आपके पास लास्ट में टाइम बचे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लेंथी है और इसमें यदि आप टाइम दोगे भी तो यदि आपको दर 5% की आपने 4 साल की नहीं रट रखी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि जब अर्धवार्षिक गणना करनी है, ये क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया गया। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले चीज़ तो है कि अर्धवार्षिक क्या होता है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि ब्याज अब 12 महीने की बजाय 6 साल पे लगेगा। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे दर थी 10% और वर्ष थे 2 साल, तो 2 साल अभी तो 2 ही है, एक एक साल के 2 साल हो गए यदि प्रतिवर्ष के हिसाब से देखें। उसने कहा कि अर्धवार्षिक, तो अब अर्धवार्षिक कितने होते हैं 2 साल में, 4। और इसी प्रकार दर कितनी हो जाएगी, पूरे साल के लिए 10 है तो आधे साल के लिए 5% हो जाएगी। तो अर्धवार्षिक में तो हम इन दोनों से काउंट करेंगे और वार्षिक में हम इन दोनों से काउंट करेंगे। तो उसने यही तो कहा है कि अर्धवार्षिक से करने पर कितना ज़्यादा मिलता है। तो वार्षिक से सबसे पहले की जाए, मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमें। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे, इफ़ेक्टिव रेट निकालेंगे। इफ़ेक्टिव रेट का मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले की बात करी थी कि 10 + 10 + 10 × 10/100, इस तरह की बात करी थी। तो इन सब को करने पर 21 आता है। तो 10% से 2 साल की जो इफ़ेक्टिव रेट है वो कंपाउंड, यदि हम रेट को कंपाउंड कर देते हैं तो वो 21 हो जाती है। इसी प्रकार 5% की 4 साल के लिए सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उनको आपस में वापस से करना पड़ेगा। तो 5% की 4 साल के लिए आपको याद करनी है और ये सवाल काफ़ी रेयर पूछे जाते हैं, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बाकी आप 10% और 5% की 2 साल, 3 साल, 4 साल की दर याद कर सकते हैं। तो 5% की 4 साल के लिए कंपाउंड रेट क्या होगी, ये हो जाएगी 21.550625 होती है, मगर अपने को इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस 55 भी रखेंगे, 21.55 ध्यान रखो आप, उससे भी हो जाएगा। तो देखो, जब वार्षिक निकालते हैं तो टोटल कंपाउंड रेट क्या है, 21, और जब 5% अर्धवार्षिक निकालते हैं तो टोटल कंपाउंड रेट 4 साल की कितनी बनी है, 21.55। तो अब 21.55 से जो आएगा वो कितना ज़्यादा आएगा, इन दोनों को आपस में घटाने से 55, और 55 जो अंतर आया उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1762। बस तो अब हम इससे एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू, ये जैसे पॉइंट है, पॉइंट नीचे 100 आएगा और इधर जाएगा 2 जीरो लग जाएगी, तो 55 की वैल्यू आ जाएगी 176200। अब इसको 5 से यदि डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर 5 ये 15, 5 5 है 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये आ जाएगा। अब इसको 11 से भाग दो आप,
11 तिये, फिर 11 दूनी चला जाएगा। अब यहाँ पर भाग टूट गया है और टूट गया, फिर 40 बचा है, कुछ 3 आएगा। ठीक है, ये आ रहा है। किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू। 100 की वैल्यू करेंगे तो 320300 हो जाएगी। और इसके नज़दीक हमारा सबसे पास वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है। तो ये निकल के आ गया। इस सवाल को आप इसी तरीके से सबसे आसानी से याद क्या सॉल्व कर सकते हो। तो हमें इस सवाल से क्या करना है कि यहाँ जो 5% पर जो दर है वो याद कर लेनी है। 4 साल के लिए 21.55 होती है 5% से 4 साल के लिए कंपाउंड रेट, और 10% से 2 साल के लिए 21 होती है। ये तो काफ़ी बार ये आपको ध्यान होनी चाहिए। 3 साल के लिए 10 से वो भी ध्यान होनी चाहिए, 3.1% होती है। ये 3 साल के लिए है और ये 2 वर्ष के लिए है। ये दोनों दर तो वैसे ही ध्यान होनी चाहिए आपको, काफ़ी ज़्यादा इन पे तो सवाल आते ही रहते हैं, तो आप सीधा निकाल सकते हो। नहीं तो आपको पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का ऐसे निकाल। और ये आपको 5% का 4 साल के लिए बता दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 55, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, और यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसका सीधा सा ऑप्शन मैं तो निकाल दूंगा, 5 × 7 और 8 से भाग देंगे 35, 8 कितनी बार 4, 3। अब किया कैसे? मैंने तो वही बात, तो m दे रखा है, इसको यदि 8 से विभाजित किया जाए तो 5 बचता है। तो 8 से विभाजित करने पर 5 बचता है, यानी m क्या है? कोई संख्या है, वो 8 भी है उसमें, प्लस 5 शेषफल बचता है। अब यदि 7m, तो 7m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 8x + 5 ये हो जाएगी। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करो। पहले मैं इनको खोल लेता हूँ। खोल के मैंने पहले वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया आपको दिखाने के लिए, एक चीज़ आप नोट करना, इनको कर दिया है। तो इस पूरे को हमने 8 से डिवाइड किया, तो जो ये पहली टर्म है ये भी 8 से डिवाइड होगी और ये दूसरी टर्म है ये भी होगी। तो यहाँ तो 8 से 8 कट जाएगा, तो कोई शेषफल नहीं आ रहा है इसमें यदि भाग देते। मगर जब इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? वो आता है 32 बार जाता है और 3 बच जाता है, 3/8। तो यही हमारा शेषफल है। तो ये ऑप्शन हो गया 4। अब मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो यहाँ ये वाला सारा तो ऐसे ही डिलीट हो गया, कट गया। बचा कौन सा? जो शेषफल था पहले 5, यानी कि किसी संख्या को हम किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो शेषफल था उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो और उसमें भाग दे दो डायरेक्ट उसी से। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में शेषफल 5 था। कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ये संख्या 8 से करने पर 5 शेषफल बचता है, तो 8 से 5 बचता है, तो 3 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? तो आप जो शेषफल दे रखा है उसी को सीधा दूसरी बार जिसे डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर कर निकाल दो। मगर यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई कर रखा है जैसे 7 से, तो आप शेषफल को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा वो संख्या पूरी मल्टीप्लाई हो रही है तो शेषफल भी मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो शेषफल आ गया 35। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, बस पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 8 से डिवाइड कर दो, जितना बचेगा वही हमारा शेषफल है। क्वेश्चन नंबर 58, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है।
और एक छोटा घन भी दिया हुआ है जिसकी 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, यानी लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3, ऊंचाई भी 3। तो कितने प्रकार के ये छोटे घन बनाए जा सकते हैं, बड़े घन से ये पूछा है। तो जैसे आप सेव से एक फाड़ी सेव काटते हो, उसी प्रकार का सवाल है ये कि कितनी फाड़ियां आप यदि बराबर काटो, साइज बता दे आपको, तो इसी प्रकार का सवाल है। तो जब भी कोई चीज़ सॉलिड होती है, जैसे सेव था उसमें सॉलिड, तो जब भी कोई सॉलिड चीज़ की बात होती है तो हम हमेशा आयतन की बात करते हैं। तो एक घनाभ का आयतन कितना होता है, तो बड़े वाले का हो जाएगा 27 इंटू 18 इंटू 21। अभी आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। और छोटे वाला क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, बस इसको डिवाइड कर दोगे आप कि बड़े वाले का आयतन और छोटे वाले का आयतन। जैसे एक आपने कांच का गिलास लिया और उसमें कांच की छोटी गोलियां डालते हो तो कितनी डल सकती है, उसी तरीके का सवाल है। तो ये 3 3 3 इस 27 से कट गए, यहाँ बचा 18 इंटू 21। तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 36 और 1 37, 378। ये आ गया ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समावर्त्य 24 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखो अब यहाँ पर एक बहुत जोरदार चीज समझने की है। जैसे कोई दो संख्याएं हैं तो महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य, यानी महत्तम HCF और LCF क्या होगा। तो जैसे एक संख्या हम मान लेते हैं 12 और दूसरी लेते हैं 15, इन दोनों का HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, ये सबसे पहले बात करनी है। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन पार्ट है। सबसे पहले तो इनको तोड़ देते हैं, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा और ये 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है 3। और LCM क्या होता है कि बचा हुआ, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 5 बचा है, और बाकी जो कॉमन पार्ट दोनों में उसको एक बार ही लिखेंगे। ओके, तो देखो मेरा समझाने का ये है यहाँ पर कि HCF जो 3 है वो इसमें भी HCF है और यहाँ पर भी, यानी मैं कहूँगा कि इस संख्या में एक HCF है जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया है और इस संख्या में भी एक HCF है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। यानी कि कोई भी संख्या में HCF तो होता ही होता है, कि दोनों संख्या में HCF होगा, यानी संख्या के अंदर HCF छुपा रहता है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब आते हैं LCM में। तो LCM से ध्यान ये रखना है, ये 3 यहाँ पर भी है, यानी कि LCM के अंदर भी HCF छुपा हुआ है। ओके, तो LCM के अंदर भी क्या छुपा हुआ है, HCF छुपा हुआ है, जो कि है यहाँ पर 3। और बाकी क्या है, दो चीज बची LCM में जो बचा, जैसे यहाँ पर 4 बचा तो वो 4 आ गया, यहाँ पर 5 बचा तो वो यहाँ पर 5 आ गया। तो पहली चीज की HCF है वो जो दोनों संख्याओं के अंदर छुपा हुआ है सेम, और LCM के अंदर भी क्या होता है, HCF। तो ये दो चीज यदि आपको ध्यान है तो इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ जैसे दे रखा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 384। तो हमारे पास दोनों संख्याओं का योग कितना है, 384, और उसने HCF दे रखा है कि 24 है। अब आप यदि इन 12 और 15 को जैसे एक बार जोड़ के देखो क्या आएगा, 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर 4 5, यानी क्या कॉमन आया, HCF कॉमन आया। तो बस यही, ये जो 24 है
वो तो कॉमन ही आ जाएगा क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन पार्ट है। यानी कि इसके अंदर एक तो HCF छुपा हुआ ही है, वो निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा उससे हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो आपको HCF हमारे पास 24 है, इसको इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि दो संख्याएं हमारे पास x प्लस वाई थी, इसको हम 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 एकम 24 भाग पूरी बार जाएगा 24 और यहाँ बचा 144, यानी 24 छिक्का 144, तो 16 आ गया। x प्लस वाई संख्या नहीं है, ये जो बचा हुआ पार्ट, जैसे यहाँ पर 4 बचा था, यहाँ पर 5 बचा था, ये 16 आ चुका है। अब उसने कहा ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कि कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब है कि एलसीएम था, इसमें एचसीएफ था, ये यहाँ हमारा 24 है कि एक एचसीएफ तो आ गया। अब बाकी बचा जो पार्ट, एक एक्स है इसके अंदर और एक वाई है, ठीक है। ये दोनों कॉमन तो हो ही नहीं सकते, कॉमन होते तो बाहर ही आ जाता। जैसे यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन होती तो बाहर ही आ जाती। तो अब हो क्या क्या सकते हैं, यदि सम होगा तो दोनों में 2 का भाग जाता है तो वो तो बाहर ही आ जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। जैसे अब इनके जोड़े बनाने हैं हमें 16 के, एक तो 1 और एक 15, जोड़ने पर क्या हुआ, एक तो 1 और एक 15, एक जोड़ा तो ये। अब 2 और 14 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो ये जोड़ा तो हो ही नहीं सकता। फिर लिख सकते हैं 3 और 13, फिर लिख सकते हैं 5 और 11, फिर लिख सकते हैं 7 और 7 14 एक 8, नहीं 7 और एक 9, ये आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, 8 और 8, नहीं ये नहीं आ सकता क्योंकि 8 8 होते तो दोनों कॉमन ही आ जाते। तो कितने जोड़े बने, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 जोड़े बन सकते हैं, यानी कि ऐसी 4 संख्याएं हो सकती है। तो जैसे पहले में 1 और 15 है तो क्या होगी संख्याएं, 24 HCF था तो इसको 24 से मल्टीप्लाई किया, एक को 24 और यहाँ किया 24 को 15 से किया तो 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 30 36, तो एक तो ये बन गया। इसी प्रकार यदि 3 और 13 थे तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को, तो इस प्रकार 4 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर संभव है। तो इस तरीके के सवालों को आप इस प्रकार कर सकते हो। यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसमें और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगा। अब सवाल नंबर 62, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, इतनी। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देख। यदि अवनमन कोण बात कर रहा है वो, और जहां से देखा जाएगा वहां से अवनमन होगा, यानी कि इसमें बस यही चीज समझने की है। यदि जैसे 2 मीनार है, अब कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है ये कैसे पता लगाएं, क्योंकि कोण तो देखो दोनों में एक ही होना है, चाहे कहाँ से भी आप नाप लो। यानी ये 30 है, वो ऊपर से देखेगा तो हम इसको 30 बना देते हैं, बात एक ही है, बस आप इसको 30 बना दी। अब मेन बात है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। यदि वो अवनमन बोला है तो यानी कि ऊपर से देख रहे हैं। यदि वो उन्नयन बोलता तो हमारी मीनार छोटी, हम नीचे से ऊपर देखते, तो हम यहां से देख रहे हैं,
कि 30 डिग्री के एंगल पर दूसरी मीनार, कि पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, ये पहली मीनार है, इसकी चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर इतना, और दूसरी मीनार की ऊंचाई भी उन्होंने दे दी 130, ठीक है। और दो मीनारों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 40√3, ये इनके बीच की दूरी है। अब आपको एक चीज यहां पर ये करनी है कि एक समकोण त्रिभुज, जब कोण 30 हो तो दूसरा कोण अपने आप ही 60 का होगा और ये 90 का होगा। तो इनका एक रेशियो होता है, 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3 और 90 के सामने वाली भुजा 2, ये इस रेशियो में होती है। तो आपको ये वाली भुजा दे रखी है √3, यानी √3 का मान कितना दे रखा है, 40√3, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब आप एक का मान आ गया तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ये हो गया 40√3, इसको कर देंगे डबल से मल्टीप्लाई 80 और इसको करेंगे तो 40। अब उसने इस मीनार की ऊंचाई पूछी है तो हमारे पास इससे ये आ गया इतना कि ये 40 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको यदि हम इसमें से घटा देंगे 130 में से तो ये इतनी कितनी बचेगी, 90, क्योंकि ये पूरी तो 130 थी ना, इतनी 40, तो बची हुई दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 90 हो जाएगी। बस इसमें आप ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान कर लीजिए, आपका सवाल काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप इन सब की कैलकुलेशन करने में टाइम निकालेंगे कि ये दे रखा है, फिर ये वाली भुजा भी हो गई, तो ये एक पाइथागोरस ट्रायंगल बन गया, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 30 है या फिर tan थीटा tan 30 बराबर x बटे ऐसे करेंगे। तो बस आप ये रेशियो याद कर लीजिए, 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा √3, 90 के सामने वाली भुजा 2, इस रेशियो में होती है। बस उनके मान निकाल लो और सवाल हो जाएगा आसानी से, यहीं से टाइम बचता है। यदि √ ये दे रखा है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो, यहाँ कितना आ गया 1225, यानी √ हट गया ऊपर से, इस इधर का स्क्वायर किया तो 32 भाग x बराबर इधर स्क्वायर हो गया 70 × 70, मैंने इसमें लिखूंगा क्योंकि कट जाएंगे क्योंकि इधर भी ये मल्टीप्लाई में है। ये किसका स्क्वायर है, 35 का, तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। मुझे जैसे 35 क्या 100 तक के स्क्वायर याद कर रखे हैं मैंने, तो इस प्रकार आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए आपको यदि कैलकुलेशन फास्ट करनी है, यहीं से कैलकुलेशन फास्ट होती है, याद करने हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस और करनी है। नहीं तो आप कहोगे कि इसको याद करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम तो भूल जाते हैं। 35 से काटा 70 को 2 बार और फिर वापस 35 से काटा 70 को, इधर कट गए 2 बार, तो ये तो कट गया। अब इधर जो बचा है, क्या बचा है, √32 भाग x ऐसे लिख दिया पूरा √ में, और इधर कितना हो गया 4। अब वापस से स्क्वायर किया तो इधर तो √ हट जाएगा 32 बटे x, और इधर क्या है कि स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। इस 16 से ये कटा 2 बार, ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, कुछ नहीं है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का मान ही पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 65, एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म पर भेज दिया जाता है तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या, यानी पहले का रेशियो दिया है, फिर 50 पुरुष चले जाते हैं, 100 महिलाएं चली जाती है, बाद का रेशियो दिया है। तो पहले हमने मान लिया कि 4x थे,
और 7x थे। ऊपर पुरुष में से कितने चले गए? 50 चले गए। महिलाओं में से कितने चले गए? 100 चले गए। बचे कितने? 7/12 बचे। बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको किया कितना आया? 12 चौक 48x। 5 से किया 60 600। 7 से किया 49x, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया 700। अब ये 48 इधर चला जाएगा और ये 700 माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 700 माइनस 600 इधर 100 बचा और ये 48 उधर चला गया तो उधर x बचा। तो x बराबर कितना आ गया? 2। और हमें पूछा है पुरुष, स्थानांतरण से पहले पुरुष कितने थे? पहले पुरुष कितने थे? 4x थे। x की वैल्यू कितनी है? 100। तो 4x की कितनी हो जाएगी? 400। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। 66 में क्या है? एक वस्तु को 45,000 पे बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई, तो उसको वस्तु को किस कीमत पर बेचेगी 15% का लाभ हो? यानी हानि होती है तब 90, यदि हानि 10% की हानि पे बेचता है 90, लाभ पे बेचता है तो 115 में बेच रहा है बस। तो 45,000 किसकी वैल्यू है? 90 की, क्योंकि वो हानि पे बेचा है तभी तो 115 की वैल्यू निकालनी है बस, कर दो। आपको जो क्या बोलते हैं कि उसकी लागत मूल्य निकालने की जरूरत ही नहीं है। 0 से 0 कट गया, 9 से 500 500 आ गया, 5 5 25, 2 आई हासिल, 5 और 2 7, 5 एकम 5 और 00। क्या यही ऑप्शन है? यस, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अनिल कुमार ने ब्याज की दर पर बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया है। 24,000, और यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में इतने दिए। कह रहे हैं अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए, यानी दर और वर्ष बराबर हैं। ओके, तो यानी कि SI साधारण सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मूलधन P मान लेते हैं, प्रिंसिपल, रेट और समय दोनों बराबर है, दर और वही क्या है? समय। तो इसको भी मैं R लिख सकता हूँ, बट्टे हम 100 करते हैं, ठीक है। तो बस अब R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? SI बट्टे P इंटू 100। SI है 19,440 और ये है 24,000, तो ये 100। तो ये 0 से 0 कट गई, इस 0 से भी ये 0 कट गई और इस 0 से भी ये 0 कट गई। 24 से कितनी बार जाएगा ये? 24 24, ठीक है, 144, 7 है 168, 8 है 192 और 24 एकम 24, यानी R² कितना आ गया है? 81 आ गया है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9% आ जाएगी। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या कितनी है? तो किसी संख्या का 4/5 मतलब 80% और 3/4 यानी कि 75%, घटाने पर कितना आ गया? 5%, और 5% की वैल्यू कितनी है, यानी अंतर उनका कितना दे रखा है? 12। 5% की वैल्यू कितनी है? 12। ओके।
5 की वैल्यू 12 और तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू तो हो गई ये 12/5 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5 इंटू 100, 5 से गया 20 बार 240। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 71। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तो देखिए मैं क्या मानता हूँ। 3 संख्याएं, पहली संख्या को 6 मान लिया, दूसरी संख्या 3। अब देख लो, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, 2 का 3 6। तो यदि 3 संख्याओं का औसत, इन तीनों का योग कितना हो गया? 9 और 11। औसत कितना हो गया? 3 से। और दे कितना रखा है? 880। बस 11 से काटा, 80 आ गया। और एक की वैल्यू, ये 3 उधर चला जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 240 आ गई। ठीक है, अब हमें जिसकी भी पूछे उसकी निकाल सकते हैं यदि एक की है। सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी 2 है, तो 140 को 2 से किया, एक की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 480 आ जाएगी। इस सवाल में ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिनों में और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कह रहा है वो ए और बी 2 लोग हैं। ए करता है 40 दिनों में काम पूरा, बी करता है 60। वे कुछ दिन साथ में काम करते हैं, फिर बी कार्य को छोड़ देता है, यानी बी की लड़ाई हो गई और ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बी कितने दिनों में कार्य करेगा? तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिया, 120। हाँ ठीक है, इसमें दोनों का भाग जाता है। या फिर आप ऐसी भी संख्या ले सकते हैं जिसमें दोनों का भाग जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है एलसीएम लेना। तो 40 यहाँ आ जाएगा 3, यानी एक दिन में 3 बनाता है। इसको भाग दिया तो 2, यानी एक दिन में 2 बनाता है। तो ए बनाता है एक दिन में 3, बी बनाता है 2। तो अब बी ने बचा हुआ कार्य 10 दिनों में किया, इसने ए ने। ए एक दिन में 3 बनाता है तो 10 दिनों में कितनी बनाएगा? 3 इंटू 10, 30 बना दी इसने। टोटल थी 120 यूनिट, 120 में से 30 बना दी तो कितनी बच गई? 90 बच गई। 90 बच गई। और 90 कैसे बनाई थी? दोनों ने मिलके, दोनों, ये 3 बनाता है, ये 2 बनाता है, तो दोनों 5 बनाते हैं। तो 90 को कितने दिनों में बना देंगे? 5 एकम 5, 5 8 40। ये 18 दिन तो साथ काम किए और उसके बाद में 10 दिन केवल ए ने काम किया। तो यही पूछा है कि अलग होने से पहले उन्होंने कितने दिन काम किया? 18 दिन। तो दोस्तों आज का हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है, और यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आया है तो कमेंट में लिख देना, जिससे उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।